हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th की जो केमिस्ट्री चल रही थी उसमें हम लोग जो टॉपिक चल रहा था विलयन। तो विलयन में हम लोगों ने कुछ पढ़ा हुआ था, जैसे परासरण पढ़ाया था तुम लोगों को। हमने बताया था जो लेवल सेकंड चल रहा है तो परासरण दाब ज्ञात करना सिखाया था, जिसके लिए बर्कले तथा हार्टले की विधि बताया। इसमें हमने बताया था एक स्टील का पात्र लिया था, चारों तरफ क्या रबड़ चढ़ा दिया था और इसके पात्र के 3 भाग थे। ऊपर तथा नीचे वाले भाग में क्या होता था, सांद्र द्रव भरते थे। जो बीच वाला भाग था उसके 2 सिरे होते थे, एक सिरे से तनु विलयन तथा दूसरे सिरे से हम लोग क्या है दूसरा सिरा केस नली का काम करता था। ठीक है, वो केस नली का वर्क करता था। प्रारंभ में जो हम लोग और इस पात्र के ऊपर क्या लगा था, एक पिस्टन लगा हुआ था जिसके द्वारा, और उसमें दाब मापी लगा रहता था जिसके द्वारा दाब ज्ञात किया जाता था। प्रारंभ में हमने बताया कि जब तनु विलयन भरते हैं तो केस नली का सिरा ऊपर उठा रहता था, और जब परासरण क्रिया होने लगती थी तो सांद्र बिंदु की तरफ तनु विलयन के कण गति बढ़ने लगते थे। और इस क्रिया को रोकने के लिए हम लोग दाब डालते थे, जिससे क्या हो जाती थी, परासरण क्रिया रुक जाती थी। अर्थात जितना विलयन ऊपर गया था तनु विलयन वो पुनः वापस तनु में आ जाता है और केस नली का सिरा फिर पुनः प्रारंभिक अवस्था में ऊपर रुक जाता है। इस समय जितना दाब डाला जाता है उसे दाब मापी द्वारा पाठ्यांक या पढ़ लिया जाता है और उसी दाब को ही परासरण दाब। इस तरीके हमने बेटा क्या बर्कले तथा हार्टले द्वारा ये नियम सीख लिया। अब बात करते हैं राउल्ट के वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान। राउल्ट के क्या वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान। तो नेक्स्ट आइडिया लिख लेना, जो अणु संख्या गुणधर्म है दूसरा, पहला हमने पढ़ा है कौन सा, परासरण, और दूसरा अणु संख्या गुणधर्म जो चल रहा है वो कौन सा है, वो राउल्ट के वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान है। तो लिख लेना, या राउल्ट का नियम भी कह सकते हो। राउल्ट के वाष्प दाब का, राउल्ट के वाष्प दाब का राउल्ट के क्या वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। राउल्ट के वाष्प दाब का क्या बेटा, आपेक्षिक अवनमन। अब देखो आपेक्षिक का मतलब रिलेटिव होता है सापेक्ष में, है ना। राउल्ट जी ने क्या बताया तो देखते हैं हम लोगों ने। जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है उन्होंने बताया P0 माइनस PS बट्टे क्या P0 बराबर मोल प्रभाज पढ़ाया था, मिलेगा मोल प्रभाज। देखो बेटा, तो इन्होंने बताया है जो अवाष्पशील पदार्थ होते हैं, अवाष्पशील समझते हो, जो भाप बन के उड़े ना ज्यादा, वो अवाष्पशील पदार्थ है। तो इन्होंने अवाष्पशील बताया कि पदार्थों के लिए बताया कि जैसे मान लो कोई हमारा विलायक है और विलयन है। विलायक जब कोई अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया जाता है तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब कोई विलायक में हम लोग क्या डाल देते हैं, कोई अवाष्पशील पदार्थ डाल देते हैं तो उसका जो दाब होगा विलयन का जो बनकर आएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब विलायक का ज्यादा होगा पहले, और उसमें तुम कोई बाहर से अवाष्पशील पदार्थ मिला दोगे तो जो हमारा विलयन बनकर तैयार होगा उसका दाब क्या होगा, कम होगा। इसके संबंध में राउल्ट जी ने बताया कि अवाष्पशील पदार्थों के लिए जो क्या होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है। आपेक्षिक माने विलायक के संबंध में, विलायक के संबंध में कितना कम हुआ रिलेटिव में कह सकते हो। वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। बड़ी बात समझ में, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। बात नहीं समझ पाए तो लैंग्वेज क्या लिखोगे, लिखो इस नियम के अनुसार डैश करके आगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखो। देखो किसी अवाष्पशील पदार्थों के लिए, किसी अवाष्पशील पदार्थों के लिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन
वाष्प दाब का क्या बेटा, आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाष के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाष के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विलेय के मोल प्रभाष के बराबर होता है। समझ गए? देखो विलेय का मोल प्रभाष क्या होता था, याद होगा तुम्हें, स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। नहीं तो होता था विलेय का मोल प्रभाष, ये बता चुके थे। स्मॉल एन क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या, और कैपिटल एन क्या होता है? विलायक के मोलों की संख्या। अब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? विलयन के मोलों की संख्या। तो ये अपना नोट कर लेना, ठीक। अब देखो तन विलयन के लिए, इसके लिए तन विलयन के लिए अगर बेटा तन विलयन है तो क्या होगा? जो स्मॉल एन है वो लगभग किसके बराबर होगा? कैपिटल एन के बराबर होगा। तो अतः कह सकते हो तो इसी के बराबर होगा, तो कह सकते हो कि हमारा विलायक है केवल, है ना। तो अतः क्या बन जाएगा? P नॉट माइनस PS बटे क्या? P नॉट बराबर स्मॉल एन बटे क्या? कैपिटल एन। और स्मॉल एन को लिख सकते हो क्या? स्मॉल W बटे स्मॉल एन और बटे क्या? कैपिटल W बटे कैपिटल एन। न्यूमेरिकल जो लगेंगे इसी से लगेंगे, ठीक है। देख लेना चाहे P नॉट क्या है? देखो P नॉट विलायक का वाष्प दाब, PS विलयन का वाष्प दाब, स्मॉल एन विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल एन बराबर विलायक के मोलों की संख्या, स्मॉल W बराबर विलेय का ग्राम में भाग, स्मॉल एन बराबर विलेय का अणुभार, कैपिटल W बराबर विलायक का ग्राम में भाग, कैपिटल एन बराबर क्या है? विलायक का अणुभार। ये हो गया। अब लिखो क्या? राउल्ट के वाष्प दाब की सीमाएं। देखो सीमाएं मतलब इन्होंने लिमिटेशन जो बताया था। सीमाओं में लिखो नंबर 1, यह नियम तन विलयनों के लिए लागू होता है। मतलब किसके लिए लागू होगा? तन विलयन के लिए। यह नियम तन विलयनों के लिए लागू होता है, ठीक। यह नियम तन विलयनों के लिए लागू होता है। नंबर 2, यह नियम अनअपघट्ट पदार्थों के लिए लागू होता है। अर्थात कह सकते हो वैद्युत अपघट्ट पदार्थों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि आयनों में टूट जाएंगे तो अनअपघट्ट पदार्थों के लिए लागू होता है। नंबर 3, यह नियम अवाष्पशील पदार्थों के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होगा? अवाष्पशील पदार्थ। यह नियम अवाष्पशील पदार्थों के लिए लागू होता है। नेक्स्ट, यह नियम उन पदार्थों के लिए लागू नहीं होता है जो विलयन में संगुणित होते हैं। या संगुणित पदार्थों के लिए नियम लागू नहीं होता, कह सकते हो। संगुणित पदार्थों के लिए नियम लागू नहीं होता। संगुणित पदार्थों के लिए यह नियम लागू नहीं होता है। किसके लिए लागू नहीं होता है? संगुणित पदार्थों के लिए नियम लागू नहीं होता है ना। तो ये सारे थे हमारे। इनको क्या करना? इनको लिख लेना और याद करते रहना। इस प्रकार तुम्हारा कौन सा टॉपिक खत्म हो गया? राउल्ट का वाष्प दाब खत्म हो गया। नेक्स्ट जो तीसरा आएगा अणुसंख्या गुणधर्म आएगा बेटा, वो आएगा क्वथन। हेडिंग डाल लेना क्वथन। ये हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।